गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का 4th लेक्चर है और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पता करेंगे, सैम्पल टेक्निक के बारे में पता करेंगे। तो हम जब IR स्पेक्ट्रा का मेजरमेंट या रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादातर डबल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है और इस डबल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये 5 मेन कंपोनेंट्स के अंदर पहला जो है वो रेडिएशन सोर्स, फिर उसके बाद में ये मोनोक्रोमेटर जो एक ग्रेटिंग्स की तरह होता है, इसके बाद में ये डिटेक्टर, इसके बाद में एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के बाद में फाइनली हमें ये रिकॉर्डर जो हमारा सिग्नल रिकॉर्ड करता है। तो ये एक तरीके का फ्लो शीट डायग्राम है डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर का, जहाँ पर हम रेडिएशंस पास करते हैं सैंपल बीम और रेफरेंस के थ्रू, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर ये जो रेडिएशन सोर्स है ये हम क्या ले सकते हैं। जनरली इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए नर्स्ट ग्लोअर इस्तेमाल किया जाता है और ये एक तरीके की रॉड है जो कि जिरकोनियम, यट्रियम और अर्बियम के ऑक्साइड्स के मिक्सचर से बनी होती है। इस रॉड को हम इलेक्ट्रिकली हीट कर लेते हैं टू वेरी हाई टेम्परेचर, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अपन इसे हीट करते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम एक और रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की, जो कि इलेक्ट्रिकली हीटेड होती है अगेन टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो दो मोनोक्रोमेटर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोनोक्रोमेटर जनरली ग्रेटिंग्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बेटर रेजोल्यूशन मिले हाई फ्रीक्वेंसी पर रादर देन प्रिज्म्स। फिर सेल कंटेनर्स, मोस्ट कॉमनली जो सेल कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है वो है NaCl। उसका कारण ये है कि NaCl जो है हम 667 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स तक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं और ये उस पूरी रेंज के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है। कुछ दूसरी मेटल हैलाइड्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे सीसियम आयोडाइड या थोरियम ब्रोमाइड और थोरियम आयोडाइड का मिक्सचर। लेकिन ग्लास और क्वार्ट्ज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कारण ग्लास और क्वार्ट्ज जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करते हैं। जो NaCl अपन यूज करते हैं, इस NaCl के अंदर भी एक ड्रॉबैक है कि NaCl जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये पानी एब्सॉर्ब कर लेता है और वाटर एब्सॉर्ब अगर कर लेगा तो हमें वाटर का सिग्नल वेट स्ट्रेचिंग मिलेगी और वो गड़बड़ करेगा हमारे स्पेक्ट्रा में। तो ये NaCl हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें मॉइस्चर से इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है और जनरली हम करते हैं कि हम 20 डिग्री केल्विन रूम टेम्परेचर से ऊपर उसको हीट कर लेते हैं ताकि वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब ना करे। देन डिटेक्टर्स आर यूज्ड। जो रेडिएशन है सोर्स से निकलती है और हमने देखा कि वो स्प्लिट होती है दो बीम्स के अंदर। एक बीम पास होती है सैंपल में से जो हमारा हम एग्जामिन करना चाहते हैं और दूसरा जो है वो पास होती है रेफरेंस बीम, जो दूसरी है वो रेफरेंस बीम होती है। तो एक जो सैंपल में से पास होती है उसे सैंपल बीम कहते हैं और जो दूसरी है वो रेफरेंस बीम कही जाती है। अब ये जो हम सैंपल बनाते हैं और उसके बाद में हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, वो स्पेक्ट्रा कैसा दिखाई देता है। देखिए, हमने कहा कि हमने एक जो बीम पास की है वो एक सैंपल में से पास की है और दूसरी रेफरेंस के अंदर से। तो हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगी तो वो एब्जॉर्ब होगा। वो तो मतलब एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, वो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी के जो
जो रिमेनिंग है वो ट्रांसमिट होगी, यानी ट्रांसमिटेड बीम, जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड बीम की वो घटेगी, है ना. Due to absorption of certain frequencies by the sample, the intensity of the transmitted sample beam decreases. लेकिन रेफरेंस बीम के अंदर ऐसा नहीं होगा. रेफरेंस बीम के अंदर इट रिमेन्स दी सेम, क्योंकि रेफरेंस बीम तो किसी सैंपल के थ्रू पास हो ही नहीं रहा है. तो जो डिटेक्टर है वो इन दोनों इंटेंसिटीज का रेशो ले लेता है. जो दो बीम्स हैं, एक सैंपल के थ्रू पास हो रही है और दूसरी जो रेफरेंस बीम है, उन दोनों का रेशो ले लेता है और फिर ग्राफ प्लॉट कर देता है रिकॉर्डर, है ना. और ये जो ग्राफ है ये हमें परसेंट ट्रांसमिटेंस जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और वेव नंबर जो कि एक्सेस के अलॉन्ग है, इसके बीच में हमें ग्राफ मिलता है और इसी ग्राफ को हम आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब इसके अंदर ये देखिए आप कि ट्रांसमिटेंस जो है ये 100% ट्रांसमिटेंस वो सिचुएशन है जहां पर कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन हुआ. मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम एब्जॉर्प्शन जहां हुआ वहां पर 100% ट्रांसमिटेंस होगी. और जो हमारी बैंड्स है हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट कहाँ हो रहा है? मिनिमम पोजीशन के ऊपर, है ना. तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ मिनिमम ऑन दी चार्ट, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं जबकि ग्राफ है वो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर है. तो दिस इज 100% ट्रांसमिटेंस एंड दिस इज 0 ट्रांसमिटेंस, या 20 ट्रांसमिटेंस पे देखें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा. जो पीक्स हमें मिलती है उन पीक्स को हम आईआर के अंदर बिल्कुल क्वांटिटेटिवली हम स्टडी नहीं कर सकते. हम उन्हें इस तरीके से स्टडी करते हैं कि हम वो पीक्स स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, मीडियम हो सकती है या वीक हो सकती है ना. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीक होती है, जैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है, तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर हम दूसरी पीक को मीडियम और बिल्कुल स्मॉल या वीक पीक मानते हैं. इनको हम पढ़ते हैं. और दूसरी तरीके से हम कहते हैं कि ये पीक्स जो है ये ब्रॉड हो सकती है या शार्प हो सकती है. तो यहाँ पर जैसे ये शार्प पीक है, जबकि ये पी जो सी एच बेंडिंग की वजह से वो ब्रॉड पीक है. तो हम इस तरीके से इन पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसके अंदर हम आईआर स्पेक्ट्रा स्कैन कर सकते हैं सैंपल्स का, गैसियस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर भी, या सॉलिड जो है उसका हम सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन फेज के अंदर भी हम स्टडी कर सकते हैं. डायरेक्टली हम सॉलिड को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस को स्कैटर करता है. इसलिए हम जनरली उनको CCl4, CS2 या CHCl3 के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसको ग्राउंड करते हैं न्यूजॉल के साथ में. न्यूजॉल एक्चुअली लिक्विड पैराफिन है, इसके साथ के अंदर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और हमें न्यूजॉल मुल्स मिलते हैं. या हम उनको KBr पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. KBr पैलेट्स में कन्वर्ट करने का भी तरीका यही होता है कि बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ KBr के साथ में हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको बहुत हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस कर लेते हैं ना. तो कंप्रेसिंग दिस ट्रांसपेरेंट पैलेट बाय से 2000 पाउंड्स प्रेशर, तो इतने हाई प्रेशर के साथ में कंप्रेस करते हैं तो हमें एक सेल मिल जाती है. किस भी फॉर्म के अंदर हम ये सैंपल बनाएं, इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है, 10 to 15 मिलीग्राम्स चाहिए होता है हमको स्कैन निकालने के लिए, है ना. और ये ज़रूरी है कि ये सैंपल जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर इसके अंदर वाटर होएगा तो अगेन ये एब्जॉर्ब करेगा OH स्ट्रेचिंग की वजह से या OH बेंडिंग की वजह से 3710 या 1630 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर ना. तो और ये एब्जॉर्प्शन हमारा डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. तो हम किसी भी तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एकदम ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अब आइए आईआर स्पेक्ट्रा जो हमने देखा कि हमने कहा ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर हमने प्लॉट किया, और इस आईआर स्पेक्ट्रा को हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जनरली एक्सटेंड करता है 4000 टू 1600, यहाँ 1400 लिखा है बट इट इज बेसिकली 1600, 4000 टू 1600 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। और यहाँ वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो दिखाई देती है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर वो इस रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ही हमें इस रीजन के अंदर दिखाई देती है। जो दूसरा रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन, वो एक्सटेंड करता है 1600 टू 900 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। जैसा कि नाम दिखा रहा है फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर बहुत सारे बैंड्स होते हैं या शोल्डर्स होते हैं और इस रीजन के अंदर ज्यादातर बेंडिंग वाइब्रेशंस और कुछ एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जैसे सीसी स्ट्रेचिंग, सीओ स्ट्रेचिंग, सीएन स्ट्रेचिंग बैंड्स दिखाई देती है और बेंडिंग सारी की सारी वाइब्रेशंस इसमें दिखाई देती है। तो ये वाला जो रीजन है ये पर्टिकुलरली रिच होता है एब्जॉर्प्शन बैंड्स के मायने में। और ये देखा गया कि जो हम स्पेक्ट्रा अगर पढ़ना चाहें, अगर हमने दो अल्कोहल का ही स्पेक्ट्रा लिया तो हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर तो OH स्ट्रेचिंग हमें दिखाई दे रही है और वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन हम उन दो डिफरेंट अल्कोहल्स को अगर एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाहें कि वो क्या सेम ही है तो हम फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिमिलैरिटी देखते हैं। अगर फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिमिलैरिटी मिलती है तभी वो दो कंपाउंड सेम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन वैसा ही है जैसा कि हम अदरवाइज कहते हैं कि किसी भी दो ह्यूमन बीइंग्स की फिंगरप्रिंट्स ये फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते हैं। उसी तरीके से दो कंपाउंड्स जो हैं उनके फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर आइडेंटिफाइबल बैंड्स होंगे, ऐसे बैंड्स होंगे जिनसे आप खास तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स सेम ही हैं। IR स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं और पहला लिमिटेशन ये है कि IR स्पेक्ट्रा एनेंटियोमर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, यानी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, क्योंकि एनेंटियोमर्स जो है इनका बिल्कुल सेम स्पेक्ट्रा आता है तो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और दूसरी बात कि स्ट्रेट चेन एल्केन्स के अंदर कितने कार्बन एटम है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कि 30 कार्बन एटम है, 29 है या 31 है, ये भी IR स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो अगर इस तरीके के अगर अपने को आइडेंटिफाई करने हो तो फिर ये अपने को मास स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।